कॉलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स को। ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और जो रो है वो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स का शो करता है। फर्दर मैंने आपसे ये कहा कि एक रो का मतलब है एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन सिंगल इंडिविजुअल के लिए, जबकि एक कॉलम रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल रिस्पोंडेंट। तो ये जो बॉक्स हमारे पास है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल में सेल को, CELL सेल। इस सेल का मतलब है किसी स्पेसिफिक पर्सन का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वक्त हम सी कॉलम में है और वो नंबर 4 में है, वो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। और अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा हटाकर देखेंगे, यानी थोड़ा सा गौर से देखेंगे, मैं इसे फिलहाल ख़त्म करता हूँ एनोटेशन को, ठीक है। अगर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ, देखें जैसे मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स भी नज़र आएगा और उस बॉक्स में एक बॉटम पे एक छोटी सी स्केयर भी होगा। जब आप इस स्केयर पर आएंगे तो आपका माउस जो है वो एक प्लस साइन में बन जाएगा। उसके अलावा आएंगे तो आपके पास वो भी प्लस में होगा, लेकिन ये ज़रा बड़ा सा प्लस होगा, लेकिन जो दूसरा होगा ये थोड़ा डिफरेंट होगा। इन दोनों के मीनिंग में फ़र्क है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी चेंज नज़र आएगी, और वो ये कि जिस कॉलम और रो में आप हैं वो भी हाईलाइटेड होंगे। अगर आप सी को रीड करें तो इसका कलर बाकियों से डिफरेंट है, और इसी तरह जब आप 4 को पढ़ें तो इसका कलर भी बाकियों से डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इस वक्त C4 का जो कॉलम है वो एक्टिव है। तो अब ये देखेंगे मैं डिफरेंट सेल में क्लिक करता जा रहा हूँ और ऊपर से एड्रेस जो है वो चेंज होता जा रहा है। जब आप एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक तरह से E1 को ही शो करेगा। E1 मीन कि इस वक्त E1 में आप अगर कीबोर्ड से कुछ भी लिखेंगे तो वो E1 में लिखा जाएगा। जैसे ही आप E1 में लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो भी लिखा जाएगा वो E2 में लिखा जाएगा। अब ये देखेंगे पूरा कॉलम सिलेक्टेड है, लेकिन एक वक्त में एक सेल पे एंट्री हो रही है, और वो जो सेल है आपके पास वाइट कलर में नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप एक पूरी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस वक्त आपके पास A3 जो है वो सिलेक्टेड है, और जब आप इस पर डाटा एंट्री करेंगे तो इसमें भी वही काम होगा, ठीक है। वैसे आम तौर पर जो डाटा एंट्री की जाती है, यानी जब आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल और एक से ज़्यादा रोज़ हों, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास वैसे तो डिपेंड करती है कि आपका डाटा किस किस्म का है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसे रो वाइज एंटर करें, स्पेशली जब आपके पास सर्वेज हों। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने डाटा रो वाइज एंटर करना ही है कॉलम वाइज। लेकिन आपने जैसे भी एंटर करने की कोशिश करें कि आपने डाटा एक्यूरेट एंटर करना है। हमारी मेन अगेन ट्राई होगी कि ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं उनसे रिलेटेड रहें, लेकिन साथ है कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है। तो हम उन्हें भी जो है ट्राई करेंगे साथ साथ, जिससे हमें डाटा इजीली नज़र आएगा। इवन इसमें आप जो ऐसे फॉर्मेटिंग करते थे वर्ड में, ऐसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ चार्ट्स वगैरह वो बहुत आसान है, कैलकुलेशंस आपके पास आसान है। अगर आप कुछ चीज़ें देखें जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे किलबरी है, 11 है, BI वगैरह, ये फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑलमोस्ट वही है, अलाइनमेंट वाले स्टाइल भी वही है, क्लिप बोर्ड में जो पेस्ट कट कॉपी वगैरह था वो भी वही है, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट भी नज़र आएंगी। ये बेसिकली आपको डाटा या शीट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। अच्छा, अब मैंने वर्ड यूज़ किया शीट का, तो बेसिकली ये जो आपके पास स्क्रीन ओपन है ये शीट कहलाएगी, क्योंकि अगर आप बॉटम पर आएँ तो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है। इस प्लस साइन को जब आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट शीट ऐड हो जाएगी। शीट्स का जो कम्बिनेशन है, यानी ये जो पूरी फाइल है, वैसे हम इसे एक्सेल फाइल भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इसे वर्कबुक कहा जाता है, और वर्कबुक का मतलब ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा शीट्स होंगी। वैसे सिंगल फाइल होगी आपके पास, लेकिन वो वर्क बुक कहलाएगी, वर्क फाइल कहलाएगी। इस वर्क फाइल में एक या एक से ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं। आप इनके नेम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इस शीट को राइट क्लिक किया तो डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास हैं। आप बहुत सारी पॉसिबल ऑप्शन जो इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप इन पे कुछ कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप डिफरेंट कलर से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। आप इनके डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नेम रख देता हूँ कॉम्प, वट एवर वो जो भी आपने यूज़ करना हो, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें इस साइड पे भी मिलती हैं, जैसे ये परसेंटेजेस हैं, ये बेसिकली जूमिंग है शीट की। आपको यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार भी नज़र आ रहा होगा और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी नज़र आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप कॉलम वाइज मूव करेंगे और वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप
रो वाइज मूव करेंगे, यानी अगर आपने रोज़ को अप डाउन करने तो ये रोज़ जो है आपकी अप डाउन होती रहेंगी ऐसे, ठीक है। वैसे में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, उसकी वजह ये कि जैसे जैसे आप अपना कर्सर मूव करते जाएंगे राइट साइड पे, कॉलम जो वो ऑटोमेटिकली खुद ही मूव करते जाएंगे, और ऐसे ही जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आते जाएंगे सेल्स जो ऑटोमेटिकली मूव करते जाएंगे, कि कॉम्बिनेशन के ज़रिए से आप बड़ी आसानी से जो है इन्हें दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स की बात हम कर रहे हैं, कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं और उसके हमें मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीडियन वगैरह इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। इनिशियली हमारे पास डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो मैं वेरिएबल को मार्क्स का नाम ही दे देता हूँ एक्स की बजाय या वाई की बजाय, कि हम स्टूडेंट के मार्क्स जो एंटर कर रहे हैं, स्टूडेंट नंबर 1 है उसके मार्क्स, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, सपोज पहले स्टूडेंट के 65 मार्क्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के सपोज 66 मार्क्स हैं, एक के 36 मार्क्स हैं, 78 वाला, ये मैं रैंडम जो है मार्क्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 50 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स, 46 मार्क्स हैं, इस तरह से मैंने डिफरेंट डाटा जो है वो पुट कर दिया, ठीक है। अब मुझे स्टेटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि स्टूडेंट की एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं। जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन रो आपके पास 21 आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने जो डाटा एंट्री की है वो 21 रोज में डाटा एंट्री की है, उनमें से एक डाटा एंट्री ऐसी है जो वेरिएबल का नाम भी है। हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम ऊपर नहीं लिख सकते, हमें पहली रो को आम तौर पर हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट रो है ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने वेरिएबल नेम लिए हुए हैं तो फर्स्ट रो को आमतौर पर वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने डाटा एंट्री क्या की है। और हमारी जो डाटा एंट्री है वो बेसिकली रो नंबर 2 से स्टार्ट हो, हमारी डाटा एंट्री रो 2 से स्टार्ट हो रही है और ये रो 21 तक है, और टोटल जो हमारे पास रोज़ हैं या डाटा पॉइंट्स हैं वो बेसिकली 20 हैं। अब मैंने इसे सिलेक्ट कैसे किया है, एक तरीका तो ये है कि आप ए पर आकर माउस को थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे तो ये एक डंप एरो टाइप बन जाएगा जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। आप इसे क्लिक करें, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा कॉलम मीन के इसमें जो 10-15 लाख के करीब वैल्यूज़ हैं, इसकी टोटल जो रोज़ हैं, मैं आपको इसकी बल्कि टोटल रोज़ भी दिखा देता हूँ। इसमें ये देखें कि 10,48,576 रोज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी जब आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। लेकिन हमें बेसिकली सिलेक्ट करने हैं 65 से लेकर 60 तक। हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं वो रो नंबर 2 से 21 तक हैं, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो माउस वाला ही है कि आप माउस के ज़रिए से इस पर क्लिक करें, माउस बटन को क्लिक किए रखें और डाउनवर्ड आते जाएं, ठीक है। बटन मैंने भी स्टिल क्लिक किया हुआ है, और आखिरी पॉइंट पर आकर आप इसे छोड़ दें तो आपके पास डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है कि आप फर्स्ट सेल में आए, कंट्रोल शिफ्ट बटन दोनों प्रेस करें और डाउन एरो कीबोर्ड से प्रेस कर दें, तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो फर्स्ट सेल में जहाँ पर भी आप होंगे वहाँ पर आकर अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये लास्ट सेल तक जो यूज़ होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने ये डाटा सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है इसके बॉटम पर, और वो क्या है कि यहाँ देखें कि उसने ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट कर दी हैं कि इस डाटा की एवरेज जो है वो 61.8 है, काउंट से मुराद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका जो टोटल है वो 1236 है। यानी जब आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो भी डाटा पॉइंट्स होंगे उनकी ये 3 बेसिक कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। लेकिन आपने अगर इसे फ्यूचर के लिए भी यूज़ करना है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन खत्म करेंगे तो ये सारी ज़ाया हो जाएंगी। अब ये देखिए मैं 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करता जा रहा हूँ तो एवरेज जो है वो चेंज होती जा रही है, और सेल काउंट भी और टोटल भी चेंज होता जा रहा है। तो मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर एवरेज का ही फॉर्मूला है AVERAGE, एवरेज। एवरेज लिखेंगे इक्वल साइन के साथ, ठीक है। यानी पहले आपने इक्वल प्रेस किया, फिर आपने एवरेज लिखा, अब शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे, यानी पैरेंथेसिस जिसे कहा जाता है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपके पास अब 2-3 फर्दर मेथड हैं कि आपने बेसिकली बताना है कि A2 से लेकर A21 तक जो कुछ भी है वो सम करना है, A2 से लेकर A21 तक, ठीक है। अब से सिलेक्ट करने के 2-4 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये कि आप माउस के ज़रिए से ही सिलेक्ट कर लें,
ऐसे जैसे मैंने सेलेक्ट किया। दूसरा आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड से मैंने आपको बताया था AVERAGE। मैं यहाँ पर इस वक्त जो है ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, अप एरो प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो दोबारा प्रेस करूँगा, लेकिन इसमें मार्क्स भी आ गया। अब मैंने कंट्रोल बटन छोड़ दिया है, शिफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है, डाउन एरो प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा फिर इस चीज़ को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एवरेज लिखी इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने अप एरो कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। ठीक है, कीबोर्ड से जब मैंने अप एरो प्रेस किया तो अप एरो से लास्ट सेल सेलेक्ट हो गया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे A2 तक जाना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों इकट्ठे प्रेस करूंगा और अप एरो फिर प्रेस कर दूंगा। लेकिन इसका एक नुकसान क्या हो रहा है कि मार्क्स वाला भी इसमें शामिल हो रहा है, तो मैं अब कंट्रोल बटन छोड़ दूंगा, शिफ्ट बटन स्टिल प्रेस है और डाउन एरो प्रेस करूंगा। अब मार्क्स वाली जो सिलेक्शन है वो खत्म होगी और इसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। आप चाहें तो ये खुद भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे A2 कैपिटल या स्मॉल जैसे मर्जी आप लिख लें, कॉलन A21 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें कि तीनों सिचुएशन में आपने जैसे ही उनकी रेंज बताई, ये बेसिकली रेंज कहलाता है A2 से A21, यानी आप शुरू के सेल से लेके आखिरी सेल तक का जो भी बता रहे हैं ये रेंज कहलाएगा। इसमें जैसे ही आप कोई रेंज देंगे तो एक्सेल जो है उस पूरी रेंज को हाईलाइट कर देगा, उसे एक खास कलर दे देगा, जैसे यहाँ पे आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यानी ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो इन सेट ऑफ वैल्यूज या इन सेल्स पे कैलकुलेशन होगी। जो कि मुझे यही सेल चाहिए थे, तो अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे आपने एंटर प्रेस किया एग्जैक्टली वही मीन आ गया जो आपको यहाँ पे बॉटम में नजर आ रहा था। अब इसका एक और तरीका भी था कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट मीन का फार्मूला यूज़ करते, आप यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ कर लें। सम ब्रैकेट अब मैं डिफरेंट जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, A2 से A21। अब मैंने जो है डायरेक्ट रेंज लिख दी है, अब आपके पास टोटल आ जाएगा इनका। और इवन अगर आपने काउंट करनी है तो काउंट का फार्मूला भी यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पर वही लिख सकते हैं A2 से A21। अब देखें कि अब मैं इस सम की बेस पर बड़ी आसानी से मैनुअल भी मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक तरह से ये मैंने मैनुअली मीन कैलकुलेट किया कि सम भी अलग से कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी अलग से कैलकुलेट कर ली और फिर इन्हें आपस में डिवाइड कर लिया। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन की तरफ। स्टैंडर्ड डिवीजन का भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है। हम दो तरह से ट्राई करेंगे। मैं इन सेल्स को हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया माउस के ज़रिए से। ठीक है, माउस के ज़रिए से सिलेक्ट किया और ये जो थीम कलर था इसके ज़रिए से इसका कलर चेंज कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, और मैंने इन्हें बोल्ड भी कर दिया। बोल्ड करने के साथ साथ सपोज मैं इनका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा डाटा पॉइंट है या नहीं है। यानी ये जो मैंने कलर किए हैं ये हमारे डाटा पॉइंट नहीं है। अब मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है, तो मैं इसी के नीचे जो है स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करता हूँ। ST dev के नाम से फॉर्मूला होगा, ST dev ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने यहाँ पे A2 कॉलन A21 एंटर करना है। अब आपकी मर्जी है, आप बाई हैंड लिखें, माउस के ज़रिए से लिख लें या कीबोर्ड के ज़रिए से कर लें। आपने यहाँ पर वो रेंज प्रोवाइड करनी है जिसका आपने स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है। रेंज प्रोवाइड करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दें, आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। ठीक है, तो इसका भी हम कलर और वो चेंज कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं या डाटा पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैं इसे अब मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहूँगा। मैन्युअली कैलकुलेट इसलिए करना चाहूँगा कि मुझे एक्सेल का एफिशिएंट यूज़ आ जाए, मुझे पता चल जाए कि अगर मुझे खुद फार्मूलाज बनाने हैं, अगर कि एक्सेल में फार्मूला नहीं है तो फार्मूलाज मैं कैसे बना सकता हूँ। तो हमें डेविएशन फॉर्म में पहले एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना होता है, एक्स माइनस एक्स बार। तो आप क्या करेंगे, हर वैल्यू में से मीन को माइनस कर देंगे, यानी A22 को A2 माइनस A22, A2 माइनस A22, और इसे लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दें। मैंने 21 क्यों नहीं किया, 21 में डाटा पॉइंट था, 22 में मीन था। ठीक है, अब इस बॉक्स पर आकर जब आप माउस पॉइंटर को लाएंगे तो आपका प्लस का साइन जो है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, आप इसे ड्रैग कर दें। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स आपको ये कहती है कि आपने अगली ऑब्जर्वेशन भी A22 से यानी मीन से ही माइनस करनी है, लेकिन एक्सेल ने क्या किया, एक्सेल ने A3 को A23 से माइनस कर दिया, जबकि A3 जो है
A22 से माइनस होना चाहिए था, इसी तरह से A4 भी 22 से माइनस होना चाहिए था। यानी फार्मूला ड्रैग करने का नुकसान क्या होगा कि सेल के रेफरेंस भी चेंज हो गए। ये जो A2, A23, A21 वगैरह ये जो भी हैं ये सेल रेफरेंस कहलाते हैं। हमें ये सेल रेफरेंस चेंज नहीं करना था, हमें चेंज करना था जस्ट A2 की जगह पे A3 आ जाए, A3 की जगह पर A4 आ जाए। लेकिन जो A21 था ये सेम रहना चाहिए था, A22 ये सेम रहना चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ये कि आप बाय हैंड खुद ही लिख दें यहाँ पर 61.8, ठीक है, ये रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, नुकसान ये है कि अगर एक्चुअल आंसर आपके पास फॉर एग्जांपल 61.27589 समथिंग है, तो आप इतना बड़ा डिजिट जो है आसानी से लिख नहीं सकते, और जो राउंड हो जाएंगे वो आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, A22 ही देंगे, लेकिन ए से पहले और ए के बाद डॉलर साइन पुट कर देंगे। ए से पहले और ए के बाद डॉलर साइन पुट करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपका जो पहला आंसर है वो A2 माइनस A22 का वो आ गया। अब इस फार्मूला को ड्रैग कर लें, आपके पास बाकी भी फार्मूलाज आ गए। और नोट करें कि आप जिस सेल पे भी क्लिक करेंगे A22 वही रहेगा, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन का सेल रेफरेंस था वो चेंज होता रहेगा। यानी A23, ये देखें मैं अगर इसे यहाँ पर इस वक्त कीबोर्ड से F2 प्रेस कर रहा हूँ, F2 प्रेस करने से बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है कि A13 यानी जो ब्लू कलर में 45 है माइनस A22 जो कि रेड ब्लॉक में आपके पास 61.8 है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है। आपको फार्मूला भी शो हो रहा है, साथ साथ जो सेल यूज हुए हैं इन कैलकुलेशन में उनके कलर भी आपको नजर आ रहे हैं, कलर फॉर्म में विद एड्रेस और वैल्यूज वो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आप किसी के लिए भी F2 प्रेस कर चेक कर सकते हैं, और आपको फौरी तौर पे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अब थ्योरी ये कहती है कि इस कॉलम का जो आंसर है वो जीरो आना चाहिए। सम ऑफ B2 कॉलन B21, इसका जो आंसर है ये लाजमी तौर पर जीरो होना चाहिए। और ये देखें कि इस वक्त आपको ये जीरो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में है, और ये नोटेशन बनती है 5.68 इंटू 10⁻⁻14, यानी जीरो के बाद 14 डिजिट होंगे। और हम इसे कह सकते हैं कि ये ज़ीरो ही है, क्योंकि बहुत सारे डेसिमल जो हैं वो कैलकुलेशन में इग्नोर हुए होंगे। चूंकि वो इग्नोर हुए हुए हैं इस वजह से हमें एग्जैक्ट ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा। अब वो थ्योरी भी यहाँ पे फॉलो हो रही है कि समेशन सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हमारे पास आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम यानी बी कॉलम है इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी B2 मल्टीप्लाई बाय B2, या फिर आप B2 का स्क्वायर ले लें। और स्क्वायर लेने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करना होगा, यानी हैट साइन देना होगा। एंटर प्रेस करें तो B2 का स्क्वायर आ गया आपके पास, और इसे ड्रैग कर लें, आपके पास पूरे कॉलम की हर वैल्यू डेविएशन का स्क्वायर आ गया। और इसे टोटल कर लें, यानी सम वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, सम C2 टू C21। आपके पास ये जो आंसर आया है 4907.2, ये बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन का जो नोमिनेटर वाला पार्ट है ये तकरीबन आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है, यानी इसे डिवाइड करना है n-1 से। तो दिस डिवाइड, बल्कि मैं इसे इसके नीचे ही कर देता हूँ। तो दिस डिवाइडेड बाय n-1, n-1 कितना बनेगा, 19, 19 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप नोट करें तो ये आंसर मैच नहीं हो रहे। क्यों मैच नहीं हो रहे, कि ये जो आंसर अभी आपके पास आया है ये स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर नहीं है, ये वेरिएंस का आंसर है। स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर लेने के लिए हम इस रिजल्ट का स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट के लिए SQRT का फंक्शन होगा। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप SQRT का फंक्शन लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और C23 में जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर डेविएशन वो लिख देंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखें कि ये आंसर और ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, और ये आंसर मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा, कि ये वेरिएंस का है। जब आप इसका स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। अब मैं आपको वेरिएंस भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वेरिएंस के लिए फार्मूला है VAR का, ब्रैकेट स्टार्ट की और सेल वैल्यूज आपने सेलेक्ट कर ली, एंटर किया तो देखेंगे 258.2737, 258.2737, ये वेरिएंस का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो आप जो है मैनुअल वे से भी कैलकुलेट करें और स्टैंडर्ड डिवीजन के ज़रिए से भी कैलकुलेट करें, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सेल के फार्मूलाज जो हैं वो
किस तरह से वर्क करते हैं और आपने जो है डिफरेंट फंक्शंस को कैसे यूटिलाइज करना है। और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे हेल्प आउट कर रहा हूँ कि आप जो है अपना फार्मूला अगर आपको खुद बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज नहीं होंगे। तो अगर कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है लेकिन आपने कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल को आप इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों ने? सर ये लास्ट में जो आपने बताया रिपीट कर दें प्लीज। लास्ट में वेरिएंस की, हाँ जी सर। तो वेरिएंस का फार्मूला आपको यहाँ पे टॉप पे नजर आ रहा होगा, ये फार्मूला बार कहलाती है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि जहां पर मुझे वेरिएंस का आंसर चाहिए था वहां पर आकर मैंने माउस को क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इक्वल लिखकर इक्वल प्रेस किया और उसके बाद VAR और ब्रैकेट्स में मैंने रेंज वैल्यूज दे दी। और यहाँ पे एक चीज याद रखें कि एक्सेल के जितने भी फार्मूलाज हैं वो स्टैट वाले हों या ना हो, इन स्टैट के अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उन तमाम फार्मूला से पहले इक्वल साइन आना ज़रूरी है। यानी अगर आप इक्वल साइन के बगैर लिखेंगे तो आपको फार्मूला शो होगा, कैलकुलेशन शो नहीं होगी। ठीक है, तो इक्वल साइन का मतलब ये होगा कि आप इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसके आंसर आपको चाहिए। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा जो है सेल की रेंज आएंगी, यानी जैसे A2 से A21 वगैरह हमने लिखा है, इस तरह की रेंज आएगी और वो उस सेल पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा।